गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 2 का भाग 5 का अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग भाग 5 में पुष्प का मादा भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह एक स्त्री केसर का आपका चित्र बना हुआ है और स्त्री केसर के समूह को हम लोग जायांग कहते हैं। जो पुष्प का मादा भाग होता है उसके एक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, जो पुष्प का मादा भाग होता है। तो यदि हम बच्चों देखें स्त्री केसर में इसकी संरचना देखें तो जो स्त्री केसर है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, दूसरे भाग को वर्तिका कहते हैं और तीसरे भाग को अंडाशय कहते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों, यह जो संरचना है, यह जो लोटे के समान संरचना है अर्थात जो उभरा हुआ भाग है, इसी को हम लोग अंडाशय कहते हैं। और इसके ऊपर वाला भाग यह जो है बच्चों, जो सुराही जैसी संरचना है, उसको हम वर्तिका कहते हैं। और जो सबसे टॉप पर होता है, सबसे अग्र भाग होता है, इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसी अंडाशय पर बच्चों, इसी अंडाशय में आपका देखिए यह जो संरचना है यह बीजांड है। तो अंडाशय में अनेक प्रकार के बीजांड होते हैं, ढेर सारे बीजांड यह आपके हैं। और इसी बीजांड में आपका देखिए क्या होता है, अंड कोशिका पाया जाता है। और यही जो अंड कोशिका होता है इसी को ही हम मादा युग्मक कहते हैं। जो पुष्प का मादा युग्मक होता है बच्चों, वह कहाँ पाया जाता है? वह आपके अंडाशय के बीजांड में यह पाया जाता है, अंड कोशिका, जिसको हम मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है बच्चों। और यह जो बीजांड है, इस बीजांड को हम गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा बच्चों। और नर में हमने एक शब्द पढ़ा था, नर में मैंने एक शब्द पढ़ा था लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। और मादा में हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु धानी। ध्यान रखिए बच्चों, यह लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। तो बच्चों, यदि नर आए, ठीक है, तो नर में जो यूज होता है वह लघु बीजाणु यूज होता है। और यदि हम मादा की बात करें तो मादा में लघु की जगह गुरु बीजाणु प्रयोग होता है, गुरु प्रयोग होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, लघु और जो है गुरु में अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा नर का है, कौन सा मादा का है। तो आप बच्चों इस तरह से समझ सकते हैं कि पति और पत्नी, पति कितना भी तुर्रम खां हो, बाहर कितना बड़ा आदमी हो, लेकिन वह अपने पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। अर्थात पत्नी के सामने पति का नहीं चलता। इसीलिए आप इससे याद कर सकते हैं कि जो है पत्नी के सामने पति क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है, लघु होता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि पति जो है, यदि हम नर युग्मक की बात करें तो नर युग्मक में लघु बीजाणु का प्रयोग होता है, लघु का प्रयोग होता है। अर्थात पत्नी के सामने पति क्या होता है, बहुत लघु होता है। वो बाहर कितनी भी तुर्रम खां हो, कितना बड़ा आदमी हो, लेकिन अपने पति के सामने क्या हो जाता है, वो बहुत छोटा हो जाता है। या यूँ देखें गुरु बीजाणु, अर्थात जो है पति को पत्नी के आदेशों का पालन करना पड़ता है। यदि पति अपने पत्नी का आदेश नहीं मानता तो उनके बीच क्या हो जाएगा, कलह हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, गुरु, जिस तरह से गुरु के आदेश का पालन किया जाता है, ठीक उसी तरह से पत्नी के आदेश का पालन पति को करना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखकर आप याद कर सकते हैं कि जहाँ नर युग्मक की बात आए, नर, वहाँ हम लघु का प्रयोग करते हैं। और जहाँ मादा युग्मक की बात आए वहाँ हम गुरु का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। तो लघु बीजाणु धानी हमको पता है, हमने पढ़ा है कि लघु बीजाणु धानी या लघु बीजाणु जनन हमने पढ़ा था। लघु बीजाणु जनन के द्वारा ही हमने पराग कण
का निर्माण पढ़ा था, अर्थात परागकण या लघु बीजाणु के निर्माण को ही लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक उसी तरह से गुरु बीजाणु धानी या गुरु बीजाणु जनन, जनन शब्द लग गया तो जनन का मतलब क्या होता है बच्चों? उत्पन्न होना। तो गुरु बीजाणु या इसी को जो है गुरु बीजाणु को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, यह आपकी अंड कोशिका है। तो यह जो आपका लघु बीजाणु है इसको हम बीजांड भी कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड कहते हैं और बीजांड में ही देखिए अंड कोशिका का निर्माण कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो पुष्पीय पौधों में मादा युग्मक के निर्माण को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, जिसका अध्ययन हम आगे पढ़ें। अभी बच्चों यहाँ देखें कि हमने देखा कि यह एक स्त्री केसर का चित्र है और स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय में ही बच्चों बीजांड होता है और बीजांड में ही अंड कोशिका होता है और यही पुष्प का मादा युग्मक होता है। और इसमें देखेंगे अनेक जो है बीजांड पाए जाते हैं। तो हम आज एक बीजांड की संरचना पढ़ेंगे, अर्थात इसी बीजाणु को हम गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। तो गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की हम संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग एक परिपक्व बीजांड की संरचना पढ़ेंगे और उसके बाद किस तरह से जो है अंड कोशिका का निर्माण होता है इसके अंदर, जिसको हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक परिपक्व बीजांड की संरचना हम देखते हैं कि जो आपके अंडाशय में ये जो बीजांड है, जो अनेक बीजांड इसमें पाए जाते हैं, हम किसी एक बीजांड की संरचना का अध्ययन करेंगे। और ध्यान रखिएगा यह अंडाशय है और इस अंडाशय में यह आपका क्या है, यह आपका एक बीजांड है ये। और इस बीजांड की 2 आवरण होते हैं। जो पहला आवरण है ये, इनको हम बोलते हैं बाह्य आवरण। यह है बच्चों बाह्य आवरण। बाह्य आवरण, यह बाह्य आवरण है बच्चों। और इसके अंदर यह वाला जो इसके अंदर की संरचना है इसको हम बोलते हैं अंतः आवरण। यह बच्चों अंतः आवरण है, अंतः आवरण। यह आपका अंतः आवरण है। और इसके अंदर यह ध्यान रखिए, इसके अंदर यह जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीजांडकार। इसको हम कहते हैं बच्चों बीजांडकार। यह है बीजांडकार। ध्यान रखिए बच्चों, यह जो है आपका यह जो उभरा हुआ भाग है यह आपका अंडाशय है। अंडाशय में यह बीजांड है। बीजांड का जो आपका आवरण है 2 आवरण होता है। जो बाहरी आवरण है इसको हम बाह्य आवरण कहते हैं और इसके अंदर यह वाला जो आवरण है इसको हम अंतः आवरण कहते हैं। और यह जो बीजांड है, ठीक है, इस बीजांड के अंदर कुछ द्रव भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांडकार। बच्चों यह जो भाग है, ठीक है, वह पूरी तरह से आवृत नहीं है। ठीक है, अपूर्ण भाग है ये, पूरी तरह से जो है ये ढका हुआ नहीं है, आवृत भाग है, पूरा तरह से इसका आवरण नहीं है। तो अपूर्ण भाग है, इस अपूर्ण भाग को ही हम बीजांड द्वार कहते हैं। और आगे हम देखेंगे जो इसमें से पराग नलिका निकलेगी, यह पराग नलिका इसी बीजांड द्वार से होते हुए अंदर प्रवेश करती है, जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे। तो यह बच्चों हो गया बीजांड द्वार। ठीक इसके जस्ट सामने बच्चों, इसके ठीक अपोजिट देखेंगे, यह वाला भाग, यह भी भाग देखिए अपूर्ण है। तो यह जो इसके जस्ट विपरीत वाला भाग, ठीक है, यह वाला भाग इसको हम लोग बोलते हैं जो है निभाग। यह जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं निभाग। निभाग। और इस निभाग को इंग्लिश में कहते हैं चला जा। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, जो अपूर्ण भाग है नीचे की तरफ उसको हम बीजांड द्वार कहते हैं और जस्ट इसके अपोजिट, इसके विपरीत वाला जो भाग है उसको हम निभाग कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं चला। और यह जो बीजांडकार है, यह बीजांडकार, ध्यान रखिए, यह बीजांडकार, ठीक है,
इस अंडाशय से, ठीक है, जिसके द्वारा जुड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांडविंत। इस भाग को बच्चों हम लोग बोलते हैं बीजांडविंत। यह बीजांडविंत है बच्चों, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि इस पे जो है बच्चों, इधर की तरफ आपका 3 कोशिका, इस तरह से 3 कोशिका बनी होती है। यह 3 कोशिका बनी होती है और इन तीनों कोशिका को हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं। यह जो बच्चों, यह 3 जो कोशिकाएं हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। और इसके ठीक नीचे की तरफ भी जो है आपका इस तरह से 3 कोशिकाएं बनी होती है। इस तरह से यह 3 कोशिकाएं बनी होती है। तो जो इन तीनों कोशिकाओं में जो अगल बगल की कोशिका है, जो ये अगल बगल की कोशिका है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। इसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, ये है बच्चों सहायक कोशिका। यह सहायक कोशिका, यह अगल बगल का जो है 3 आपका जो है कोशिका है, तो अगल बगल की जो कोशिका है वह सहायक कोशिका है। और जो यह बीच वाली कोशिका है बच्चों, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। यह होता है अंड कोशिका। और यही बच्चों जो अंड कोशिका है, यही आपका मादा युग्मक होता है। यही आपका मादा युग्मक होता है। और ध्यान रखिए, इसके बीच में बच्चों, इसके बीच में इस तरह से पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश। जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश में इस तरह से 2 कोशिकाएं इस तरह से जुड़ी होती हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, इन कोशिका को द्वितीयक कोशिका। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक कोशिका। द्वितीयक कोशिका, ठीक बच्चों। और यह जो आपका फिगर है बच्चों, यह जो है एक परिपक्व बीजांड का चित्र है। किसका चित्र है बच्चों? परिपक्व बीजांड, परिपक्व बीजांड का चित्र। बच्चों ये जो चित्र आपको हमने बनाया है, यह एक परिपक्व बीजांड का चित्र है। एक जो है परिपक्व बीजांड का चित्र है। हमने देखा कि जो आपके अंडाशय में अनेक बीजांड पाए जाते हैं और इसी बीजांड में अंड कोशिका पाई जाती है। तो हमने जो ये चित्र बनाया है वह एक बीजांड का चित्र बनाया है, एक परिपक्व बीजांड का चित्र हमने बनाया। तो ध्यान देखिएगा, फिर से इसको ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा कि यह जो आपका अंडाशय है, अंडाशय में जो आपका यह बीजांड है, इस बीजांड के जो है 2 आवरण होते हैं। यह पहला जो है बाह्य आवरण, इसके जो है अंदर जो आवरण है, इसको हम बोलते हैं अंतः आवरण। और यह जो आवरण, जो भाग आवरण का छूट गया है, जो अपूर्ण है, इस भाग को हम बीजांड द्वार कहते हैं। और इसी बीजांड द्वार से परागनलिका जो है, परागनलिका से जो परागकण होते हैं वह इसके अंदर प्रवेश करते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। अब इस जो बीजांड द्वार है, ठीक जस्ट इसके अपोजिट देखेंगे, यहाँ भी यह भाग अपूर्ण है और इस भाग को हम लोग कहते हैं निभाग, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं चलांजा। ठीक है, तो यह आपका निभाग है या इसी को हम लोग कहते हैं चलांजा। यहाँ ध्यान रखिए, यह जो आपका जो है बीजांड है, इस बीजांड के अंदर जो है, इस बीजांड के अंदर कुछ द्रव भरा होता है, इसको हम बोलते हैं बीजांडका। और यह जो बीजांडका है बच्चों, यह अंडकोश का माने अंडाशय से जो है जिस भाग द्वारा यह जुड़ा होता है, उस भाग को बोलते हैं बीजांड, बीजांडविंत। यह बीजांडविंत है।
और ध्यान रखिए जो है नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं, ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं। जो ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं जो निभाग की ओर होता है, ऊपर की जो 3 कोशिकाएं हैं जो निभाग की ओर होता है उसको हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। और जो नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं जो बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, इन 3 कोशिकाओं में से जो अगल बगल की कोशिकाएं होती हैं उसको हम सहायक कोशिका कहते हैं। और बीच में जो कोशिका होती है बच्चों, इसी कोशिका को हम अंड कोशिका कहते हैं और यही अंड कोशिका मादा युग्मक होता है। और बीच में यह देखेंगे गुणकोशक होता है। तो कभी कभी आपके जो है प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में या नीट आदि प्रश्नों में यह प्रश्न पूछा गया है कि गुणकोश में, ठीक है, कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो गुणकोश है, गुणकोश में जो है कितने केंद्रक और कितने जो है आपकी कोशिकाएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपका नीट एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछ चुका है। तो जो गुणकोश है, गुणकोश ध्यान दें, गुणकोश में यदि हम केंद्रक की बात करें तो इसमें 7 केंद्रक होते हैं, 8 केंद्रक इसमें होते हैं, इसमें 8 केंद्रक होते हैं, 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं होती हैं, 7 कोशिकाएं। ध्यान रखिएगा कैसे बच्चों, देखिए यह आपका गुणकोश है। तो गुणकोश में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 8 क्या है, यह 8 आपके जो है केंद्रक है। लेकिन ध्यान रखिए यह जो 2 जो है आपके केंद्रक है, ठीक है, यह 2 केंद्रक जो है यह मिलकर, यह दोनों केंद्रक मिलकर एक कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए जो आपका जो कोशिका है वह 8 न होकर 7 हो जाती है। फिर से ध्यान रखिए बच्चों, यह जो गुणकोश है, गुणकोश में कितने केंद्रक हैं, 8 केंद्रक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन कितनी कोशिकाएं हैं गुणकोश में, तो ध्यान रखिए 3 3 6। लेकिन यह जो 2 केंद्रक है, यह दोनों केंद्रक मिलकर एक कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात 3 3 6 1 7 7 क्या हो जाती हैं, 7 कोशिकाएं हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है कि गुणकोश में कितनी कोशिकाएं और कितनी केंद्रक होते हैं या गुणकोश क्या होता है। तो आपको पता है गुणकोश क्या होता है, जो आपका बीजांड है, बीजांड के बीच में आपका गुणकोश पाया जाता है और इसमें 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने जो है एक परिपक्व बीजांड का चित्र हमने देख लिया और एक स्त्री केसर क्या है उसका ही मैंने चित्र यहाँ पर देख लिया। अब अगले वीडियो में अर्थात अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से एक बीजांड में यह अन्य कोशिका का निर्माण होता है, कैसे इनका निर्माण होता है। यह तो बना बनाया आपका जो है बीजांड का चित्र मिला, यह परिपक्व बीजांड है, अर्थात एक बीजांड में इस तरह की संरचनाएं होती हैं। लेकिन किस तरह से इस बीजांड में एक अन्य कोशिका अर्थात मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु क्या जनन। यह जो प्रक्रिया आपने देखा, क्योंकि बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, तो यह गुरु बीजाणुधानी या बीजांड का एक परिपक्व चित्र है। कल अगले लेक्चर में हम यह पढ़ेंगे कि किस तरह से बीजांड में एक मादा युग्मक का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे। बच्चों, यदि आपको यह लेक्चर समझ में आ रहा है तो बच्चों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब शेयर आप लोग इसे कीजिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में गुरु बीजाणु जनन। चलिए तब तक बच्चों